नमस्कार आप सभी को। आज फिर हम अपने पर्यावरण को लेकर एक नए लेक्चर के साथ आइए। आज का जो लेक्चर है वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पर्यावरण के संदर्भ में पूछे जाएंगे और इसीलिए अच्छे से हमें उस चैप्टर्स को तैयार करना है जिसमें इकोलॉजी है, सारे इकोसिस्टम्स हैं, जिसमें फूड जाल है, फूड चेन है, जिसमें पिरामिड्स हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, कोरल है यानी मूंगे की चट्टान है। ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का यहाँ से आने का और इसीलिए हमें उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है, समझना है। आज का जो चैप्टर है वह है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण। इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए आज के हम चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, इसकी अगर परिभाषा हमें देनी हो एक लाइन में तो ये दे सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में असंतुलन ही प्रदूषण है, ये भी एक परिभाषा है। या पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का प्रवेश प्रदूषण है, या पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण है। यानी आप प्रदूषण की परिभाषा कोई एक नहीं हो सकती, सार्वभौमिक नहीं है। उसकी परिभाषा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग अपने माइंड सेटअप के हिसाब से दी जाती है, लेकिन वो सब परिभाषाएं अपनी जगह सही हैं, गलत नहीं है। तो अब आप भी कुछ सोचते हैं पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर तो आप भी सही हैं, पर इसकी जो एक सबसे ज्यादा जो परिभाषा मैं समझता हूं वो ये है कि पर्यावरण में असंतुलन, पर्यावरण में अनावश्यक परिवर्तन ही प्रदूषण है। अनावश्यक परिवर्तन हो रहा है वही प्रदूषण है। इस प्रदूषण को हम विविध रूपों में बांटकर पढ़ लेते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा आपका हो जाएगा तापीय प्रदूषण जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है, तापीय प्रदूषण। और फिर आपका हो जाएगा नाभिकीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण है ना, ये नाभिकीय प्रदूषण हो जाएगा। और बहुत सारी विविध प्रदूषण की समस्याएं हैं, तो पर्यावरणीय समस्याएं, इन टॉपिक्स को लेकर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे, फिर जल प्रदूषण पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम ध्वनि प्रदूषण पर, मृदा प्रदूषण पर, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याएं। ये हमारा चैप्टर इस क्रम में चलेगा और इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की चर्चा कर लेते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण का मतलब होता है वायु के अंदर, जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर अनावश्यक परिवर्तन हो जाए तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। या उसमें वायु के अंदर जो स्थायी रूप से जो घटक उपस्थित हैं उनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाना वायु प्रदूषण है। जैसे आपसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी वायु में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 78% है। ऐसे ही ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। अगर इस संख्या में, इस परसेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे वायु प्रदूषित हो गई। और प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, न केवल हमारे लिए बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए प्रदूषित वायु लाभदायक नहीं हो सकती।
तो अगर इनमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि वो वायु प्रदूषित हो चुकी है। मानवीय क्रियाकलापों ने इसको प्रदूषित कर दिया है। सबसे बड़ा अगर प्रदूषण का कोई कारण है, कोई कारक है, तो वो मनुष्य है। हालांकि आप ये न समझें कि केवल मनुष्य ही एक कारक है प्रदूषण का, मनुष्य के अलावा प्रकृति भी एक कारक है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने वाले दो कारक होते हैं, एक मानव होता है और दूसरा प्रकृति होती है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको प्रकृति रिपेयर कर लेती है, उसकी भरपाई कर लेती है और वो अपने आप सेटल हो जाता है, वो ज्यादा घातक नहीं होता है। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण होता है उसको रिपेयर करना बहुत ही कठिन है, कभी कभी तो वो नामुमकिन होता है। और इसीलिए हमें मनुष्य के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसे रोकने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके प्रदूषण से बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि भले ही प्रदूषण को फैलाने वाले दो कारक हैं, जिसमें एक मानव है और दूसरा प्रकृति है, पर इसके संदर्भ में, इसके गर्भ में एक बात छिपी हुई है। वो बात ये है कि अगर प्रकृति के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो उसके लिए भी मानव जिम्मेदार है। भले ही वो देखने में प्राकृतिक प्रदूषक है, पर उसका जो जनक है वो स्वयं मनुष्य है। यानी मनुष्य प्रकृति को विवश कर देता है कि प्रकृति अपने विकृत रूप में आ जाती है। तो जो मानवीय प्रदूषण है वो मानवीय प्रदूषण प्राकृतिक प्रदूषकों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ही प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा कारक है। वायु के अंदर कुछ हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण हो जाता है। जैसे वायु के अंदर क्या क्या संकेंद्रण हो जाएगा? अगर मान लीजिए वायु के अंदर आपका संकेंद्रण हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, बहुत ही घातक है। आपके वायु के अंदर हो गया नाइट्रस ऑक्साइड का, बहुत ही घातक है। आपके वायु में आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक आ गया, बहुत ही खतरनाक है। तो ये इतने सीसा आ गया, पेट्रोल डीजल में क्या आता है? सीसा आता है, ये बहुत खतरनाक है। सीसा है ना, सीसा बहुत खतरनाक है। लेड, ये सब हमारे द्वारा जनित है। दुर्गंध है, वो भी प्रदूषित हो रही है। धुंध है, धुआं हो रहा है, वो भी प्रदूषण है। कुहासा है, वो भी प्रदूषण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वो भी प्रदूषण है। तो ये सब जो घटक है अगर हमारी वायु में आके मिल जाते हैं तो हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है, उसका जो नेचुरल संगठन है वो बिगड़ जाता है। वायु मुख्य वायु प्रदूषक गैसीय और वाष्पीय विविक्त किरणों के रूप में वायुमंडल में होते हैं। इसके बाद ठोस कण भी होते हैं, जैसे धूल और धुआं है। धूल और धुआं भी प्रदूषक है, प्रदूषक कण है, लेकिन ये ठोस है, गैस ठोस नहीं है। द्रवीय कणिकाओं में गंदगी, धुआं है, कोहरा है, धुंध है। मुख्य प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे मैं कह रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आप कहेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी एक प्रदूषक का काम करती है। अगर ये इस मात्रा में रहती है तो ये प्रदूषक का काम नहीं करती। अगर मान लीजिए इससे मात्रा इंक्रीज होती है तो यह क्या बन जाती है? आपके लिए, हमारे लिए प्रदूषक बन जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इससे एक नई विश्व लेवल की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। बाकी ये है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो बहुत ही घातक गैस है हमारे लिए। इसे दम घोंटू गैस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। दम घोंटू यानी अगर वायुमंडल में, हमारी वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा दम घुटने लगेगा और इसीलिए इसे दम घोंटू गैस कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ये गैस है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारे श्वसन के द्वारा, हमारी ब्रीदिंग के द्वारा हमारी बॉडी में जाती है और फिर वो हमारे ब्लड में जाती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ के फिर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और उससे हमारी दिनचर्या चलती है, उससे शोषण होता है हमारी कोशिका में। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये इसका स्थान ले लेती है। जहां ऑक्सीजन को जुड़ना चाहिए, जो स्थान ऑक्सीजन का है, वहां पर ऑक्सीजन न होते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है
और इससे हमें घबराहट होने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। सबसे खतरनाक गैस इसको माना जाता है वायु प्रदूषकों में। अन्य वायु प्रदूषकों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। अब जैसे ये सल्फर का ऑक्साइड होता है, जैसे मान लीजिए SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर जल से मिल जाती है तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। और इस सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ नीचे आता है तो इससे हो जाता है अम्लीय वर्षा। क्या हो जाता है, एसिडिक रेन हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। और ये अम्लीय वर्षा हमारी इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे ताजमहल को सबसे बड़ा नुकसान इसी से हो रहा है। हमारे शरीर पर पड़ती है तो त्वचीय बीमारियां हो जाती है, जैसे त्वचीय कैंसर हो जाता है, अन्य प्रकार की स्किन डिसीज हो जाती है। तो आई थिंक ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो धुएं के साथ निकलती है, फैक्ट्रियों से निकलती है, बहुत ही खतरनाक गैस है। और ये वायुमंडल में जल से क्रिया करेगी ही करेगी, 100% जल होता है ये वायुमंडल में, तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और ये बहुत घातक एसिड होता है और ये हमारे शरीर में फफोले डाल देता है, फफोले बढ़ जाते हैं। और जो संगमरमर का ताजमहल बना है उसे मटमैला कर देता है, उसे गंदा कर देता है और वो क्षरण होने लगता है। तो ये है आपका अम्लीय वर्षा का स्रोत, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बहुत खतरनाक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, सल्फाइड अमोनिया आदि, ये सब हमारे लिए प्रदूषक का काम करते हैं। अन्य कार्बनिक प्रदूषकों में साधारण हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, एल्डिहाइड है, एसिड है, बहुत सारे हैं। ये हमारे वायुमंडल में घातक है। बड़ी अच्छी बात यह है समझने में कि जो हमारे वायुमंडल का घटक नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायुमंडल का घटक नहीं है, नाइट्रोजन घटक है, नाइट्रस ऑक्साइड घटक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड घटक नहीं है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। और जो हमारे वायुमंडल का ऑलरेडी घटक है ही नहीं और वो हमारे वायुमंडल में आ गया, तो ये तो मान लो कि वो हमारे लिए प्रदूषक है, ये मान के चलिए। जैसे हमारे बॉडी में जो चीजें हैं अगर हम वो खाते पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमारे बॉडी में पहले से ही नहीं है वो चीज हम बाहर से खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो इस प्रकार से वायु में जो है ही नहीं वो आके बाहर से मिल जाए तो वो बहुत खतरनाक है, उन्हें वायु प्रदूषक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि वायु प्रदूषण के दो कारण हो सकते हैं, एक मानव जनित कारण हो सकता है और दूसरा प्राकृतिक कारण हो सकता है। तो मानव जनित कारण तो मैं अभी बता ही रहा था आपको कि जितने भी व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री हैं, सारी चीजों से ये मानव निर्मित ही है। अब प्राकृतिक प्रदूषण के कारण हो सकता है जैसे ज्वालामुखी। विश्व में लगभग 450 एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, और जहां ज्वालामुखी फटता बहुत सारा लावा निकलता है, बहुत सारी जहरीले गैसें उसमें से निकलती हैं, बहुत सारा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो टेम्परेचर के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, हमारे वायु का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। वहां जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसों से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे अंदर की लंग्स हैं उन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही आर्सेनिक है, कैडमियम है, टिन है, ये सब धातुएं उसमें निकलती हैं। आर्सेनिक तो मतलब हमारे शरीर में घुस गया तो ये मान लो कि वो कैंसर पैदा कर देता है, कैडमियम हमारी बीमारी फैलाता है। तो ये एक प्राकृतिक कारण है और इस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट ये है और ये अपने आप रिपेयर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह तो ज्वालामुखी फटते नहीं है, जो जहाँ है वहाँ पर आबादी कम होती है, जहाँ पर ये ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ आसपास आबादी कम होती है, तो ठीक है, वो मेंटेन हो जाता है, प्राकृतिक रूप से मेंटेन हो जाता है। हमारे भारत में क्या कोई एक्टिव वॉल्केनो है, तो आप कहेंगे यस, हमारे अंडमान निकोबार में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एक तो नारकोंडम है जहाँ पर हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, अभी चल रहा है, और एक और स्थान है वहाँ पर हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ही नेचुरल कारणों में दावानल है, फॉरेस्ट फायर, ताप वृद्धि, धुआं, राख, ये सब। जैसे आग लगी आपके जंगल में तो उससे क्या होगा, राख होगी, चारों तरफ आग ही आग होगी, टेम्परेचर होगा, बहुत सारी चीजें जलेंगी, प्रदूषण होगा, दलदल धुआं होगा। दलदली भूमि है, दलदली भूमि में आप बहुत सारे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालने वाले बैक्टीरिया पनप जाते हैं, मीथेन निकालने वाले बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो दलदल होता है उसमें, तो उससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। जैविक अपघटक हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं, हमारे कवक हैं,
वो सड़ने गलने पदार्थों को खत्म करते हैं, उस समय मीथेन वगैरह गैस निकलती है। जो अपने को बदबू आती है ना सड़े गली चीज़ों में, जैसे हमारा अमरूद सड़ गया या आम सड़ गया या मान लो खाना सड़ गया, तो उससे जो बदबू आती है वो मीथेन गैस की होती है, सल्फर गैस होती है। तो वो निकलती हैं, तो वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है, जिसके लिए कि हमारे बायोलॉजिकल डिके जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण के मानव निर्मित कारण है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दहन क्रिया है, आप लोग समझ लीजिए, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कृषि क्रियाकलाप है, जैसे कीटनाशक दवाएं आप छिड़क रहे हैं, खरपतवार के जिस छिड़काव कर रहे हैं, आप छिड़काव कर रहे हैं, वो पानी को भी प्रदूषित करेंगे, साथ साथ में मिट्टी को भी प्रदूषित करेंगे, लेकिन आप छिड़काव कर रहे हैं तो वायु में भी उसके कण फैल जाएंगे, आपकी सांस के अंदर, आपके अंदर जाएंगे, तो आसपास के लोगों की सांस में जाएंगे, तो वो एक वायु प्रदूषण के रूप में भी जाने जाएंगे। ऐसे ही आप फास्फेट है, क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन है, सीसा है, पारा है आदि के कण विषाक्तता फैलाते हैं। विलायकों का प्रयोग वाहन उपकरणों में, जैसे फर्नीचर है, रंग रोगन करते हैं, वार्निश करते हैं, तेल तरल वगैरह ये यूज करते हैं, इससे भी हमारे, जैसे कोई ब्राउनिंग कर रहा है, कोई पेंट जैसे अपन करते हैं ना, घरों पर पेंट करते हैं, गेट पर पेंट करते हैं, अपने दरवाजे पर पेंट करते हैं, तो एक अजीब प्रकार की एक स्मेल आती है, तो कहीं ना कहीं उस पेंट का जो कण है वो वायु के अंदर आया, तभी तो हम तक उसकी स्मेल आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होती है, हमारे लिए परेशानी होती है। परमाणु परियोजनाएं वो, इससे तो बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, लोग परमाणु बम चला रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, वो वायु में सबके रेडियोधर्मी पदार्थ आ रहा है। अब रेडियोधर्मी पदार्थ आ रहा है तो उससे क्या होगा, बहुत सारा प्रदूषण फैलेगा। तो इस प्रकार से यूरेनियम है, प्लेटिनियम है, ये सब हमारे कारण है। वायु प्रदूषण का प्रभाव देख लेते हैं। मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे श्वसन तंत्र पर होता है। वायु क्योंकि हमारे श्वसन के द्वारा हमारे बॉडी में जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई अंग है हमारे शरीर का तो वो श्वसन अंग है, श्वसन तंत्र है। जैसे हमारा ट्रैकिया हुआ, जैसे हमारा फेफड़े हुए, ये ज्यादा प्रभावित होते हैं। अस्थमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, शीशे के कण नाड़ी मंडल में दोष पैदा कर देते हैं। कैडमियम को श्वसन का विष कहते हैं, कैडमियम को श्वसन का विष कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड फेफड़े, हृदय, आंखों में विकार उत्पन्न कर देते हैं। प्रदूषित वायु से एक्जिमा हो जाता है, खुजली, एक्जिमा मुहासे हो जाते हैं, एंथ्रेक्स का रोग हो जाता है पशुओं में, आदि तकलीफ होती है। लो एस की धूल में सिरका की धूल मिल जाने पर खनिज मजदूर को क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है, लोह संक्रमता, यानी साइडोसिलिकोसिस नाम का रोग हो जाता है। मानवेतर अन्य प्राणी जातियों पर प्रभाव है, बिल्कुल मनुष्य पर ही नहीं, हमारे अन्य प्राणी हैं, जंतु हैं, जानवर है, हमारी भैंस है, बकरी है, गाय है, उन पर भी इसका प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण का मानव के अलावा अन्य प्राणी, जंतु, जीवाणु आदि पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमारी जो इकोलॉजी है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे चारा घास, जंगली पेड़ पौधे गिरते हैं, पशुओं में प्रविष्ट कर हड्डियों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से मृदा की जीवाणु की सक्रियता प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव उत्पादक वनस्पति पर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण ब्रिटेन तथा यूरोप की श्वेतवर्णी प्रजाति है श्याम वर्णी हो गई है। जो श्वेत प्रजाति थी ना वो श्याम हो गई, काली हो गई प्रदूषण से। हम भी अगर निकल जाए शहर में कहीं तो काले हो जाएंगे शाम तक। इसे औद्योगिक कृष्णता, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो धुआं निकल रहा है वो उद्योगों से निकल रहा है, फैक्ट्रियों से निकल रहा है, और इसीलिए फैक्ट्रियों पर हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, और प्रदूषण को रोकने वाले कुछ यंत्र आजकल आने लगे हैं, उनको लगाना चाहिए, फिल्टर्स लगाने चाहिए, ठीक है। पदार्थों का प्रभाव क्या है, जैसे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अभी आपको बताया था, अम्लीय वर्षा होती है, रेन एसिड रेन इसको कहते हैं, और ये सब मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा से मृदा का अम्लीकरण हो जाता है, ये सब चीजें हैं। जलवायु मौसम पर प्रभाव, औद्योगिक नगरों में होने वाली असमय वर्षा, अम्लीय वर्षा का होना, धुंध और कोहरे का छाया रहना, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान में निरंतर वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसके कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाती है, क्योंकि उस बर्फ में रहने वाले जो जंतु हैं वो उसी में रहने के लिए हैबिचुअल हैं, और जब बर्फ ही नहीं रहेगी, जब उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं रहेगा तो उनका जीवन भी खतरे में आ जाएगा, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। समुद्र के जलस्तर का बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आपका ग्लेशियर पिघलेगा तो जलस्तर भी बढ़ेगा, और अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो द्वीप डूब जाएंगे। द्वीप माने बहुत सारे देश डूब जाएंगे, श्रीलंका है, मालदीव है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सब डूब जाएंगे, इंडोनेशिया है।
जो कितने सारे देश हैं जो महाद्वीप जो द्वीपीय रूप में हैं, तो उनके लिए खतरा है। तो कम से कम इस टेम्परेचर को बढ़ने से रोक लीजिए। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 2-3 दिसंबर की रात 1984 में। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी, उसमें पेस्टिसाइड बनते थे, कीटनाशक दवाएं बनती थी, और उसमें से उस रात में एक गैस का रिसा हुआ जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ये ड नहीं है, ट है। इसे आप सही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? इसे सही कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सही कर देता हूं, इसको मैं, हिंदी तो नहीं है पर आप, जा आ गया, नहीं ज नहीं है, ट लिख लो इसको, है ना, ट आप कर दो, मुझे हिंदी नहीं आती टाइप। यूनियन कार्बाइड, कार्बाइड नहीं, कार्बाइड, मिथाइल, सॉरी ये तो कार्बाइड ही है, गलत हो गया, कार्बाइड है। इसे साइनाइड करो, ट बनाओ, ड की जगह, है ना, ट, ठीक है। तो इसको ट बनाना है आपको। इसे मिक बोलते हैं, तो MIC यानी मिक बोलते हैं। इससे क्या हुआ, भोपाल के 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई, 10,000 स्थायी विकलांग हो गए, 30,000 आंशिक अक्षम हो गए, 1,50,000 लघु विकलांग हो गए। कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई जेनेटिकली बीमार पैदा हो रहा है, किसी की त्वचा में रोग आ रहा है जन्म से ही। तो ये बड़ी गजब बीमारी फैली थी। नेत्र ज्योति किसी की चली गई, कोई अंधा हो गया, जलाशय, पेड़ पौधे सूख गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो आप सोचिए कि प्रदूषण, एक घटना हुई भोपाल गैस त्रासदी, उसकी कितने बड़े दुष्प्रभाव आपके सामने हैं। और आज भी वहाँ लोग विकृत पैदा हो रहे हैं, आज भी विकलांग हैं लोग, और आज भी सरकार से मदद की गुहार उनके परिवार लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था, बेचारे वो तो स्वस्थ थे, लेकिन आपने उनको जानबूझकर अस्वस्थ कर दिया है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। ओजोन मंडल और ओजोन परत की क्षय की समस्या, बिल्कुल जैसे जैसे आप वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे तो आपकी ओजोन परत भी खतरनाक तरीके से खत्म हो जाएगी। और ओजोन परत अगर आपकी खत्म हो गई तो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा पर गिरेगी और आपको त्वचीय बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए बी केयरफुल, हमें अपनी ओजोन परत को बचाना है, ठीक है। ओजोन परत कहां पर आती है? समता मंडल। ऑलरेडी आपको पूरी कहानी इसके बारे में बता चुका हूं, सिर्फ इसको नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी गैस है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रस ऑक्साइड भी नुकसान पहुंचाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है ओजोन में, जहां से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, और उस छिद्र से अमेरिका कनाडा की आबादी भी प्रभावित हो रही है। ओजोन परत क्षय, ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके AC से निकलता है, आपके स्प्रे से निकलता है, और खासकर जो एयर जेट हैं उनके धुएं में निकलता है। क्लोरीन का एक अणु, क्लोरोफ्लोरो में जो क्लोरीन का अणु एक होता है ना, 1,00,000 ओजोन के अणुओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। अब आप सोचिए कि अगर आप CFC में एक अगर क्लोरीन का अणु है तो वो आपकी 1,00,000 ओजोन के अणुओं को समाप्त कर देगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति बनती है। ओजोन परत की क्षय को मापने की कई डायमेंशन होती है, DU जिसको बोलते हैं। जब ओजोन परत का स्तर 200 DU के नीचे जाता है तो उसे ओजोन छिद्र की संख्या दी जाती है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है? जो अभी कारण बन रहे थे वायु प्रदूषण के, उन सारे कारणों को रोक दो, उन पर रोक लगा दो, यही उपाय है, यही उपाय है। वाहनों के धुआं स्तर को कम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि S2 जो इंजन चलता था हमारी गाड़ियों में, उसको बंद करके 4 स्ट्रोक इंजन चलाया जा रहा है। अब तो शायद 5 स्ट्रोक आ गया है, वो चलाया जा रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर आता है जो चिमनियों के ऊपर लगा दिया जाएगा, जो धुएं के अंदर जो कण निकलते हैं उनको वहाँ रोक लेता है। 50% तक हम नियंत्रण इससे कर सकते हैं। गाड़ियों में पीछे साइलेंसर में लगा होता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगा होता है, हमारी 4 व्हीलर्स में लगा होता है। तो ये हमारे प्रदूषण पर एक तरह से प्रतिबंध मतलब रोक लगा देते हैं। शीशा रहित पेट्रोल का हम उपयोग करें। अब ज़्यादातर हम लोग शीशा वाला पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शीशा डालने से एक तो एंटी नॉकिंग के रूप में ये काम करता है, तो आवाज़ कम करता है वाहन, तो शीशा डाल देते हैं। प्लस इससे गाड़ी का एवरेज भी बढ़ता है, तो इसलिए हम शीशा वाली पेट्रोल
का यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीशा अगर वायुमंडल में जाएगा तो हमारी सांस में जाएगा और हमको बीमार कर देगा। वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच होनी चाहिए, बिल्कुल, ये जगह जगह केंद्र प्रदूषण केंद्र भी बने हुए हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत वाले वाहनों का प्रयोग, जैसे सौर ऊर्जा, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। यानी अब समय आ गया है कि डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन बंद हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन प्रमोट किए जाएं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं, सोलर एनर्जी जो सबसे बड़ा स्रोत है दुनिया में, मतलब इतना बड़ा स्रोत है कि आप उससे अगर बिजली बना लो तो दुनिया, मतलब आप जिंदगी में कभी बिजली के लिए परेशानी नहीं होंगे, पावर कट बंद हो जाएंगे, पूरी दुनिया सूखी हो जाएगी। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, हम रिएक्टर वो लगा रहे हैं, हम परमाणु बम बना रहे हैं, जरूरत नहीं है। एक ही काम कर लो कि आप सूर्य से बिजली बना लो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सरकार प्रयास कर रही होगी और भी करना चाहिए। तो ऐसे वाहनों का हम खोज करें। ओजोन क्षय रोकने वाले या ओजोन क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन 11 फ्रीऑन 12 के उत्पादन पर रोक लगाई जाए, हाँ ये भी रोक लगा दी जाए। उत्पाद उद्योगों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगाए जाए, साइक्लोन सेपरेटर लगाए जाए, बैट स्क्रटर लगाया जाए, फैब्रिक फिल्टर लगाया जाए, हाई एनर्जी स्क्रबर लगाया जाए। ये कुछ उपकरण होते हैं जो चिमनियों पर लगाए जाते हैं, जो कि धुएं के साथ आने वाले कणों को वहीं रोक लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, कंबल या पॉली हाउस कृषि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, O3 एवं जलवाष्प दिन में सूर्य के, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जरूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और ओजोन भी दिया है, और जलवाष्प भी होता है। ये सभी एक जॉइंट कारक होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इनमें थोड़ा हमें कटौती करनी चाहिए, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव कई बार बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में, आप लोग वहाँ देखिएगा। इस वायुमंडल में, जैसे हम कहते हैं वायुमंडल गर्म किससे हो रहा है, तो सूर्य की आने वाली किरणों से नहीं हो रहा है, बल्कि सूर्य से आने वाली किरण धरातल से टकरा के जब वो वापस जाती हैं, तो वापस जाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, मीथेन की लेयर है, वो उसको वापसी जा रहे विकिरण को रोक लेती है, और वो जो रुका हुआ विकिरण है वो हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। तो जो परावर्तित विकिरण है वो हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे वायुमंडल के लिए कंबल का काम करती है। तो इसीलिए ये अगर ज़्यादा मात्रा में होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाएगी, हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान तो कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल जो मैंने 3-4 नाम बताए उनमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में। दूसरा CFC का 14, मीथेन का 18, ओजोन का 12, N2O का 6% योगदान है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे ब्यूफियर ने बताया था, सबसे पहले जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ये बताने वाले थे। वर्तमान में इसमें उक्त 5 गैसों को रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 गैसें। कौन सी? CO2 सबसे ज्यादा है, CFC है, N2O है, O3 है, और आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 N2O, CFC, CH4, CO2, O3, ये 5 गैसों को इस श्रेणी में रखा गया है। यानी ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा इसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन के रूप में आपसे आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उस समय आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आप उनको नाम, उनके 5 नाम जान लो। 5 गैसें हैं जो भू ताप के लिए जिम्मेदार है। पहली कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो टोटल का 50% योगदान है इसका। दूसरा कौन सा है? N2O है। तीसरा O3 है। चौथा कौन सा है? CH4 है, मीथेन है। पांचवा कौन है आपका? पांचवा है आपका CH4, CFC, सॉरी, हाँ CFC। ये 5 कैसे रखी गई वर्तमान में, तो इनको अपन को याद रखना है। तो हमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ हम इसको याद रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इन गैसों को हम भूल गए हैं। तो अगर आप भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए, N2O, O3, CH4 और CFC, ये भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं। तो इसीलिए इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन का चौथा प्रमुख स्रोत है घरेलू उपयोग ईंधन लकड़ियां। जैसे अब आप ईंधन लकड़ियां घर में चूल्हे में जलाते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि घरों में जो घरेलू लकड़ी जलाई जाती है उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि घर में जो लकड़ी हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, उससे कौन सी गैस पैदा होती है, तो आप बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे पैदा होती है। तो आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। ना उससे पहले हम एक चीज देख लें, थोड़ा सा रह गया, इसको पूरे कर लेते हैं, उसके बाद वायु प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप लोग इसको पढ़िएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। विकसित और विकासशील देशों के असंख्य कारखानों में कोयला एवं खनिज तेल की अपार राशि जलाई जाती है। इसकी चिमनियों को मानव ज्वालामुखी कहते हैं। इनसे भी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये देखिए, चिमनियों को मानव ज्वालामुखी कह रहे हैं, क्योंकि ज्वालामुखी में ना जो नेचुरल ज्वालामुखी होता है उसमें कितनी सारी गैसेस निकलती हैं, लावा निकलता है, लेकिन मनुष्य जानबूझ के इतनी चिमनियां लगा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मनुष्य उन चिमनियों का एक ज्वालामुखी पैदा करने वाला कारक है, और बिल्कुल है। तो इसीलिए उन चिमनियों को हम क्या कहते हैं, मनुष्य मानव ज्वालामुखी। मीथेन की महत्वपूर्ण हरित गैस है, बिल्कुल मैंने बताया था, मीथेन हरित गैस है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, अधिक समय तक अगर कहीं पानी भरा रहता है तो फसल होती है, धान की खेती होती है, पालतू जानवरों का जो गोबर होता है उसमें जो बदबू आती है वो मीथेन गैस की होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हरित गैस है, तेज गति से उड़ने वाले जेट विमानों को इसका विमोचन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये विमानों से विमोचित होती है, विमानों से निकलती है। क्लियर। तो आज हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जैसे वायु प्रदूषण के बारे में जाना है, वैसे ही हम जल प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। आज